आज हम बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स आर मैकोलिन ने दिए थे। ये प्रिंसिपल्स इसने अपनी एक बुक में लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, जो पब्लिश हुई थी 1925 में। मैकोलिन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो मैकोलिन ने डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? तो आर मैकोलिन ने इंट्रोड्यूस किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसने लिखी थी? ये लिखी थी आर मैकोलिन ने। कब लिखी थी? 1925 में। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं इस छोटे से हिस्से में। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि बुक्स themselves आर नथिंग। इसने कहा था बुक्स कुछ भी नहीं, दे आर नो मोर, दे हैव नो मोर मीनिंग देन वाइट पेपर। ये कोरे कागज़ के अलावा कुछ नहीं है। जिस पे कुछ लिखा प्रिंट किया गया हो, इसके अलावा कोरे कागज़ के अलावा ये कुछ नहीं है। तब तक ये कुछ नहीं है जब तक ये सर्विसेबल ना हो, जब तक इन बुक्स की डिमांड ना हो, जब तक इनको कोई ना ले, जब तक इनको कोई पढ़े ना, तब तक ये बुक्स कुछ भी नहीं, ये कागज़ का ढेर है। ये किसने कहा था? ये कहा था आर मैकोलिन ने। ठीक, इसने कहा था द मोर द डिमांड द ग्रेटर द रिजल्टेंट एंड पॉसिबल सर्विस। इसने कहा था जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा बुक बन जाएगी। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा बुक बन जाएगी, असल में बुक बन जाएगी। क्योंकि बुक कोरा कागज़ है। जब तक डिमांड ना हो, जब तक उसकी डिमांड ना हो, जब तक पढ़ने वाले उसके मौजूद ना हो। ठीक, तो इसने कहा सप्लाई, इसने कहा सप्लाई क्या है? सप्लाई टर्म अकॉर्डिंग टू हिम सप्लाई क्या है? इसने क्या दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू हिम सप्लाई क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल इन ऑल वेराइटीज़, यानी कि रीडिंग मटेरियल को अवेलेबल रखना, हर एक वेराइटी में रीडिंग मटेरियल को अवेलेबल रखना, ये सप्लाई है। और वाइल एज डिमांड रेफर्स टू द यूजर्स एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड नीड्स। और यूज़र डिमांड क्या है? डिमांड यूज़र की एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड नीड्स है। यानी कि यूज़र चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, चाहे वो उस नीड को एक्सप्रेस करे या ना करे, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। और अवेलेबिलिटी सप्लाई क्या है? रीडिंग मटेरियल को अवेलेबल रखना इन ऑल वेराइटीज़ में। ठीक, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद रखना है कि मैकोलिन ने कौन सी बुक लिखी थी? थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, जिसमें इसने क्या किया था? इसने इन बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को लिखा था। और ये बुक कब पब्लिश हुई? 1925 में। और इसी ने कहा कि बुक्स कुछ भी नहीं है, ये कोरे कागज़ है। जब तक इनकी डिमांड ना हो, जब तक इनको पढ़ने वाले ना हो, ठीक, तब तक ये बुक्स कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था आर मैकोलिन ने। ये आपको याद रखना है। फिर फ्रांसिस डूरी ने क्या कहा था? फ्रांसिस डूरी ने बुक सिलेक्शन 1930 में अपनी एक बुक लिखी थी, बुक सिलेक्शन 1930। इसने अपनी एक बुक लिखी थी बुक सिलेक्शन 1930। इसने अपनी एक बुक लिखी थी बुक सिलेक्शन 1930। डूरी बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, इसके हिसाब से बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल होता क्या है? प्रोवाइड राइट रीडर राइट बुक टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। ये आप याद रखना। ये सीधे सेंटेंस आपको क्वेश्चन में आ सकता है और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि ये किसने दिया था ये सेंटेंस? राइट बुक टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। तो ये दिया था फ्रांसिस डूरी ने। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो राइट बुक
टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। ये किसने ये सेंटेंस दिया था? ये दिया था किसने? ये दिया था डूरी ने, फ्रांसिस डूरी ने। ये आपको याद रखना है। इन दिस प्रिंसिपल रीडर इज ए सेंट्रल थीम। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि रीडर सेंट्रल थीम है। ये किसने बताया था? किस बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल ने ये बताया था कि रीडर सेंट्रल थीम? फ्रांसिस और डूरी के जो बुक प्रिंसिपल्स थे उसमें ये बताया गया था कि रीडर सेंट्रल थीम है बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल का। ठीक। द सिलेक्टर शुड नो द यूज़र्स। यहाँ पे जो सिलेक्टर हो वो यूज़र्स को जानना, इनके जो बुक्स को सिलेक्ट करता है ना, उसको पता होना चाहिए कि यूज़र चाहता क्या है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूज़र? यूज़र है कौन और वो चाहता क्या है। ठीक। और उन्हीं बुक्स को सिलेक्ट किया जाए जो जिसमें यूज़र चाहता है, जिसकी नीड हो यूज़र को, जिसकी रिक्वायरमेंट है यूज़र को, तो वही बुक्स सिलेक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रांसिस डूरी ने कौन सा सेंटेंस दिया था? प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। ये फ्रांसिस डूरी ने कहा था। और इसने इन बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को किस में दिया था? बुक सिलेक्शन 1930 में। ठीक। फिर हेलन ई हेन्स, याद रखना, नाम याद रखना, हेलन ई हेन्स। इसने बुक लिखी थी जिसका नाम था लिविंग विद बुक्स। इसने बुक का नाम लिखा था। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ वो था आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। वो फर्स्ट एडिशन था, उसका टाइटल था आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। और ये पब्लिश हुई 1935 में। तो हेनरी ई हेन्स ने लिविंग विद बुक्स बुक लिखी थी। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसका टाइटल था आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। और ये पब्लिश हुई थी 1935 में। ये आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी और इसमें क्या बयान किया गया था या क्या लिखा था। तो हेनरी ई लाज ने लिविंग विद बुक्स लिखी थी। इसका फर्स्ट एडिशन था आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन और ये पब्लिश हुई थी 1935 में। ये जो बुक थी ना, लिविंग विद बुक, ये फर्स्ट ट्रू टेक्स्ट बुक थी जो ट्रेन करती थी लाइब्रेरियंस को बुक सिलेक्शन के लिए। यानी कि ये फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक थी जो लाइब्रेरियंस को ये ट्रेन करती थी कि आप कौन सी बुक को सिलेक्ट करें लाइब्रेरी के लिए। ठीक। द सेकंड एडिशन, और इसका जो सेकंड एडिशन लिविंग विद बुक का जो सेकंड एडिशन आया था वो 1950 में आया था। ये भी आपको याद रखना, 1950 में इसका जो सेकंड एडिशन आया था। तो इसमें आपके लिए क्या क्वेश्चंस बन सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि लिविंग विद बुक्स किसने लिखी थी? हेलन ई हेन्स ने। कब लिखी थी? 1935। इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसका टाइटल क्या था? आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। ये फर्स्ट ट्रू टेक्स्ट बुक थी ट्रेन फॉर। कौन सी फर्स्ट ट्रू टेक्स्ट बुक है जो ट्रेन करती थी लाइब्रेरियन को आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन में? कौन बुक थी? लिविंग विद बुक्स, याद रखना। इसका सेकेंड एडिशन कब आया? 1950 में। तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब मेलविल डेवी ने बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल दिया था। इसने कहा था कि बेस्ट रीडिंग फॉर लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये सेंटेंस डायरेक्ट इसी तरीके से आ सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा? बेस्ट रीडिंग फॉर लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। ये आता है, अगर आप पिछले पेपर भी देखो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया होगा कि बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। ये किसने कहा था? ये मेलविल डेवी ने कहा था। तो यहाँ पे रीडिंग मटेरियल को, बेस्ट रीडिंग मटेरियल को अवेलेबल करना है बहुत सारे लोगों को एट लीस्ट कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में।
ये क्या कहता है? ये कहता है लाइब्रेरी शुड सेलेक्ट बेस्ट डॉक्यूमेंट विच सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन नीड्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये कहता है कि लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना चाहे बेस्ट डॉक्यूमेंट्स को, लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना चाहे क्या, बेस्ट डॉक्यूमेंट्स को जो इंफॉर्मेशन नीड को यूज़र के इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करे, कि नहीं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, उन्हीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्टर को चूज़ करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए जो इंफॉर्मेशन यूज़र के इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करे, लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र, यानी कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक, कितनी कैपेबिलिटी है एक लाइब्रेरी की कि वो बेस्ट मटेरियल को अवेलेबल करे यूज़र्स को। तो इसमें यही कहा गया है, यही मेलविल डेवी ने कहा। फिर ऐसा रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन बुक लिखी थी जिसका नाम था लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन 1952, याद रखना 1952। और ये बुक फिर रिप्रिंट हो गई 1990 में, ये बुक रिप्रिंट हो गई। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसने लिखी है? लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन ऐसा रंगनाथन ने लिखी है। लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन में क्या बताया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन के बारे में। ये कब पब्लिश हुई? 1952 में। इसका रिप्रिंट कब हुआ? 1990 में। अच्छा, इसमें इसने क्या किया, ये जो लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन ये डिस्क्राइब करती थी 3 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसने 3 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को इसमें डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये 3 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमें बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल के लिए अहम थे। ठीक, हाउ द 3 लॉज ऑफ हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि यही 3 लॉज हेल्पफुल थे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के लिए या बुक सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बुक्स आर फॉर यूज़। फर्स्ट लॉ हमें पता है कि कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज़, ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड विच आर फॉर यूज टू द रीडर्स ऑफ ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो यूज़र यूज़ करे या जो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट हो। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है जो यूज़र जिन बुक्स को चाहता है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इसमें सिर्फ आज की रिक्वायरमेंट ही मद्देनज़र नहीं रखनी चाहिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक, दूसरा सेकंड लॉ क्या कहता है? एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी कि यहाँ पे रीडिंग मटेरियल को अवेलेबल रखना है आपको, यूज़र के लिए आपको रीडिंग मटेरियल अवेलेबल यहाँ पे रखना है। इसी का मतलब है एवरी रीडर हिज और हर बुक बट अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, यानी कि लाइब्रेरी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसी के हिसाब से बुक्स को अवेलेबल रखना। एवरी रीडर हिज और हर बुक। फिर थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी बुक इट इज़ रीडर। उन्हीं बुक्स को हम सिलेक्ट करें जिनकी नीड हो, जिनकी नीड ना हो उन बुक्स को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो एवरी बुक इट इज़ रीडर, यानी कि जिसकी नीड हो तो उसका रीडर हो, जो जिसकी नीड होगी जिस बुक उसका तो डेफिनेटली रीडर होगा ही। तो एवरी बुक इट इज़ रीडर ये कहता है कि उन्हीं बुक्स को हम सिलेक्ट करें जिनकी नीड हो। तो ये बुक सिलेक्शन में हमने कौन क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने आर मैकुलिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे फ्रांसिस ड्यूरी के बारे में पढ़ा, ये अब याद रखना। फिर हमने हेलन ई हेन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे मेलविल डेवी के बारे में पढ़ा और फिर हमने रंगनाथन के बारे में पढ़ा। ठीक।